हेलो एवरीवन। हम लोग आज सैम्पल पेपर जो है क्लास 10th का करने जा रहे हैं। मैं इसी तरह से लगभग बहुत सारे सैम्पल्स कराऊंगा। आप लोग हर एक वीडियो को देखना, बनाने की कोशिश करना पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये सब टर्म 2 के हैं जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में, उसके रिगार्डिंग है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो और अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओ इसकी हेल्प से। तो ये पेपर 1 है टर्म 2 के लिए साइंस का। चलिए, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में। इन ह्यूमंस द जीन फॉर ब्लैक हेयर कलर इज बी एंड जीन फॉर ब्राउन हेयर कलर इज स्मॉल बी। व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ पर्सन हैविंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, ऑप्शन दिया है ए में स्मॉल बी बी और ऑप्शन बी में दिया है कैपिटल बी स्मॉल बी। चलिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन है इसका बी स्मॉल बी क्या होता है? ब्राउन हेयर। कैपिटल बी स्मॉल बी क्या हुआ? ब्लैक हेयर। तो ब्लैक हेयर कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन हेयर कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा स्क्रॉलिंग डाउन में बार बार करूँगा, थोड़ा सा वो ध्यान रखना। In a bisexual flower, in spite of the young statements being removed artificially, the flower produces fruit. How is it possible? ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन स्पाइट ऑफ द यंग स्टेटमेंट्स बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट। हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, when the stamen of the male part of the flower is removed, it will have no effect on flower producing capability of the plant because the pistil or the female reproductive part is still intact. So, by the process of cross fertilization, the stamen from other plant might fertilize the pistil of this flower, thereby producing a fruit. Okay, इतना 2 नंबर के लिए सफिशियंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये दिया है, ये भी 2 नंबर का है। भले ये क्वेश्चन कितना लंबा हो उस पर मत जाना, ठीक है। आंसर्स कितने नंबर के हैं, मतलब क्वेश्चन कितने नंबर के हैं उसके हिसाब से आंसर लिखना है। A horticulturist took stems of 2 different plants, plant capital X with roots and plant capital Y without roots. He fixed the cut stem capital X in soil and fitted and bound tightly the other cut stem capital Y over the surface of capital X. He fastened the joint properly with the help of polythene. The cut soon healed and the 2 plant stems capital X and small y grew together as 1 plant. ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए में, व्हाट आर स्टेम्स कैपिटल एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली नोन एज। और ऑप्शन क्वेश्चन बी में पूछ रहा है व्हाई द एरिया वेयर 2 स्टेम्स आर ज्वाइंट इज कवर्ड विथ पॉलीथीन। चलिए, इसका आंसर मैंने लिखा है ए में लिखना, द कट ऑफ द प्लांट्स हैविंग रूट्स कैपिटल एक्स एंड इज फिक्स्ड इन सॉइल इज कॉल्ड स्टॉक। द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विदाउट रूट्स कैपिटल वाई इज कॉल्ड सीजन। ठीक है, सीएन बोलते हैं इसको। सी जो है वो साइलेंट है, तो सीएन बोलते हैं इसको। बी में लिखना, द एरिया वेयर 2 स्टेम्स आर ज्वाइंट इज कवर्ड विथ पॉलीथीन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड सेल सैप फ्रॉम द कट एंड ज्वाइंट एंड्स ऑफ द स्टेम्स. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट हार्मफुल इंजेक्शन बाय बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए इतना आप लिख सकते हो, सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है, डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए न्यूबॉर्न इंडिविजुअल. इट कैन बी इन्वायरमेंटल क्यूज और जेनेटिकली डिटरमाइंड. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिवन एग्जाम फॉर ईच स्ट्रेटजी. ठीक है, चलो तो इसमें मैंने आंसर लिखा है, environmental cue. In some animals, the temperature at which fertilized eggs are incubated determines whether the developing animal in egg is a male or a female. In some animals like snails, individuals can change sex.
Okay, now genetic cue: a child who inherits an X chromosome from the father will be a girl, and the one who inherits a Y chromosome from the father will be a boy. Okay, chalo, moving on the another question. The question is 5 number. Figure given below showing the magnetic effect between two magnets. से इसने यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो पहला कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है, देखो और करके है, तो और से पहले वाला जो है हम लोग उसका भी सोल्यूशन करेंगे, फिर और के बाद वाला है उसका भी सोल्यूशन करेंगे, और तुम लोग को जो सफिशियंट हो उसको लिखना, ठीक है। कॉपी द डायग्राम एंड द लेवल द अदर पोल्स ऑफ द मैग्नेट। सेकेंड कह रहा है विच इज वीकर मैग्नेट। चलो, तो फिफ्थ का जो और से पहले वाला है उसका हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में ये फिगर बना देना, ठीक है, सिंपल है एकदम, कोई चेंजेस उसमें नहीं करना है। सेकेंड है मैग्नेट 2 इज वीकर बिकॉज इट फील्ड्स लाइंस आर स्मॉलर देन द मैग्नेट, ठीक है। इस मैग्नेट के मैग्नेट 1 के अकॉर्डिंग उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। चलो, अब और के बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए प्लेस बी डिटरमाइंड। चलो, इसका आंसर क्या लिखा है मैंने, देखो, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज exerted is called a magnetic field. The direction of magnetic field lines at a place can be determined by using compass needle. A compass needle placed near a magnet gets deflected due to the magnetic force exerted by the magnet. The north end of the needle of the compass indicates the direction of magnetic field at that point where it is placed. Alright, moving ahead, next question पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कह रहा है, हम लोग देखें जरा। तो 6 ही रहा, इसमें भी दो क्वेश्चन है, तो कोई एक सॉल्व करना है, दोनों नहीं, ठीक है, बट मैं दोनों का आंसर बता रहा हूँ। पहला है बेसिस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड क्रोमोसोम नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, चलो, तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। पहला कह रहा है डू लार्जर ऑर्गेनिज्म हैव मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और सेल, और सेकेंड कर रहा है मोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स ग्रेटर इन द डीएनए कंटेंट, जस्टिफाइड। चलो, तो इसका आंसर मैंने दिया है, no, there is no relationship between size of organism and its chromosome number. Second में लिखना yes, since the major component of chromosome is DNA, if there are more chromosome in a cell, the quantity of DNA will also be more. ठीक है, चलो अब 6 का और वाला क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देख लें, उसमें क्या कह रहा है। A married woman use the device made up of common metal from preventing pregnancy. This device was put into her uterus by some trained medical professional. Unfortunately, she got pregnant after 2 months of the insertion of device. She was in the shock to learn that her birth control device has failed. अब इसका क्वेश्चन है कि how does device X prevent pregnancy? और सेकेंड कह रहा है why do you think the women got pregnant even after using device X? ठीक है, तो इसका मैंने आंसर दिया है इस तरीके से। Device X, copper T, suppresses fertilizing capacity of sperms and thus prevents the pregnancy. और सेकेंड में लिखना intrauterine device can be expelled anytime without the knowledge of the women. Couples continue active sexual life thinking that the birth control device is still in action. ठीक है, चलो अब वापस हम लोग 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन है, What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? इसमें भी दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का हम लोग करते हैं आंसर, तो वो होगा तुम्हारा killing all the organisms in one trophic level would decrease the availability of food at the next trophic level. It will also result in excess of organisms at the previous trophic level. This would cause an imbalance in the food chain. इतना लिखना, ठीक है। अब और वाला क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग कर लेते हैं, कंटिन्यू ऊपर नीचे कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आई थिंक, बट इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर मैं कर लूँ, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से सैंपल लिया और आंसर बना दिया, नीचे अटैच कर दिया है मैंने इसमें। तो और कह रहा है इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट्स, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स फ्रॉम स्नेक्स।
तो यहाँ एक सीक्वेंस बनाया है इसने, प्लांट से रैट्स, रैट्स को स्नेक, स्नेक्स को हॉक्स खाते हैं। चलो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है देखो, तो इसका आंसर लिखा है ऑन अप्लाइंग 10% लॉ टू द गिवन फूड चेन प्लांट, रैट्स एंड स्नेक्स, हॉक्स, एनर्जी अवेलेबल टू स्नेक्स फ्रॉम रैट्स इक्वल टू 10% ऑफ 500 दैट विल बी 50 जूल। इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, या मैंने बताया भी है, यू कैन कैलकुलेट दिस वन। So energy available for the hogs from snakes equal 10% of 50 joule that will be 5 joule। that सबसे आसान, ये सॉल्व करना तुम लोग को आता होगा पहले से भी आई थिंक। ओके चलो हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग अब सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में 8 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये 3 नंबर्स का है, वो उससे हम लोग सेक्शन ए जो किए थे वो क्वेश्चन 2 नंबर का था, और सेक्शन बी जो करने जा रहे हैं वो 3 नंबर का है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, गिव अ सुटेबल एग्जांपल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है चलो, तो इसका आंसर मैंने दिया है, yes it is possible that a trait is inherited but may not be expressed. For example, when a pure tall pea plants are crossed with pure dwarf pea plants, only tall pea plants are obtained in F1 generation. Okay, the trait for dwarfness was present but could not express itself in the presence of dominant trait for tallness. On selfing the tall plants of F1 generation, both tall and dwarf plants are obtained in F2 generation in the ratio of 3:1. Reappearance of the dwarf character, a recessive trait in F2 generation, shows that dwarf trait was present in individual of F1 but it did not express. It got suppressed in the presence of dominant trait. Alright, इतना इनफ है, इतना आंसर लिखोगे तो 3 नंबर तुमको आसानी से मिल जानी चाहिए। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 9 नंबर। An electric heater of resistance 10 ohm and resistance wire of 8 ohm are connected in a series with a 6 volt battery. Now find, पहला कह रहा है करंट थ्रू द सर्किट, सेकेंड कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक हीटर, थर्ड कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक वायर। इसमें भी 2 हैं 9 में, तो या तो और से पहले वाला बनाओ या और के बाद वाला बनाओ। तो और से पहले वाला का हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है उसका V इक्वल्स टू आई आर, आप लोग पढ़े होगे, बहुत पहले पढ़े होगे राइट। V इक्वल्स टू आई आर, ये फार्मूला है। तो V आपका 6 दिया हुआ था, I निकालने का है, R हमारा 2 है, 8 + 10 हो जाएगा। तो 8 + 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, इधर I जो है मल्टीप्लाइड में है, और तो 6 इधर आएगा तो किस में चला जाएगा आपका डिवीज़न में राइट। तो 6/18 से कट करोगे तो 1/3 हो जाएगा आपका। अब 1/3 का आप निकालोगे तो आपका निकलेगा 0.33 एम्पियर। ऑलराइट, सिंपल। सेकेंड है V इलेक्ट्रिक हीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 10, तो 10/3 वोल्ट इक्वल टू 3.33 वोल्ट। और V ऑफ इलेक्ट्रिक वायर निकालना है तो 1/3 इंटू 8 इक्वल टू 8/3 वोल्ट इक्वल टू 2.67 वोल्ट। ठीक है, सबका हमने निकाला क्या है, I निकाल लिया है 1/3। अब 1/3 सबके साथ पुट कर दो, आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। 10 वाले के साथ क्या होगा हीटर का, और वायर का क्या होगा, ये एकदम ईजी है, नॉर्मल सब ये हमारा न्यूमेरिकल था। चलो अब 9th में और वाला का क्वेश्चन क्या है वो देख लें हम लोग पहले। तो 9 में और वाला क्वेश्चन है ए हीटर कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट पावर सोर्स ड्रॉज 5.5 एम्पियर करेंट, कैलकुलेट। पहला है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द हीटर, रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर, थर्ड कह रहा कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दिस हीटर फ्रॉम 20 आवर्स इफ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट इज ₹4। ऑलराइट, तो इसका आंसर मैंने बनाया है यहाँ, देखना कि पावर इज इक्वल्स टू VI, मतलब वोल्ट टू इलेक्ट्रिसिटी से होता है। ठीक है, करंट। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ दिया हुआ है 230 आपका V दिया था, I 5.5 दिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1265 वाट हो जाएगा। अब उसको किलो वाट करोगे तो 1265 बाई क्या करोगे 1000 करोगे कि नहीं करोगे, तो 3 नंबर पॉइंट हो गया 1.265 किलो वाट। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते, तो R इक्वल्स टू होता है आपका V/I, तो पढ़े हैं। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे 230, I कितना है 5.5,
कट करोगे, उड़ाओगे, कट करोगे तो आएगा कितना 41.82 ओम। ओके, मूविंग अहेड, रनिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कंजप्शन फॉर 20 आवर्स, जितना तुम्हारा आंसर आया 4 आवर्स के साथ उसका करना है मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो 1.265 इंटू 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 101.20। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, आराम से तुम्हारा ये आंसर निकल जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो अब मूविंग अहेड अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। रिफर टू द गिवन फूड वेव, यहाँ एक फूड वेव दिया हुआ है, देखो फिश को जो है कौन कौन, फ्रॉग भी खा है, ठीक है, स्मॉल फिश को भी खाता है, टैडपोल को भी खाता है, एक्वेटिक प्लांट को भी खाता है, लार्ज फिश एक्वेटिक प्लांट, फिर लार्ज इंसेक्ट लार्वा वो भी एक्वेटिक प्लांट को, इसको कौन है तो वाटर फ्लीज किसको, वाटर बिटल्स को, वाटर बिटल किसको, स्मॉल फिश, फ्रॉग भी खाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फूड वेव इफ पॉपुलेशन ऑफ वाटर फ्लीज गेट एलिमिनेटेड। अब सोचो कि ये जो है ये इसको गायब कर देगा तो क्या होगा। दूसरा कह रहा है इन द गिवन फूड वेव, इसमें है इन द गिवन फूड वेव विच ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ए बोथ प्राइमरी एंड टर्सरी कंज्यूमर लेवल। ठीक है, चलो इसका आंसर हमने क्या किया है वो देखो, 10 का बी है, राइट, 10 का बी था कि 10 का ए था, यही था ना, अभी तो यही था शायद, आई थिंक 10 का, हाँ यही तो है, ए भी दोनों है। तो ये है व्हाट विल अफेक्ट पॉपुलेशन ऑफ वाटर फ्ली गेट्स एलिमिनेटेड, और सेकंड कह रहा है इन द गिवन फूड वेव विच ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ए बोथ प्राइमरी एंड टर्सरी कंज्यूमर लेवल। चलो दोनों का आंसर एक साथ देखते हैं, तो 10 का ए मैंने लिखा है, in the given food wave water fleas feed on insect larvae and are in the turn fed by water beetles. So if water fleas get eliminated then population of insect larvae will increases and that of water beetles will decrease. As a small fish are dependent on water beetles for food, a decrease in population of water fleas will cause a decrease in their population as well. Population of frogs remains unaffected as frogs also depend on insect larvae for food. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल फिश ऑपरेट्स एट बोथ प्राइमरी एंड टर्सरी कंज्यूमर लेवल इन द गिवन फूड वेव। एक्वेटिक प्लांट्स डिपेंड है स्मॉल फिश पर, स्मॉल फिश डिपेंड है किसका लिए, लार्ज फिश पर डिपेंडेंट है स्मॉल फिश पर, स्मॉल फिश डिपेंडेंट है एक्वेटिक प्लांट्स पर। अब नीचे आ जाओ तो एक्वेटिक प्लांट जो है इंसेक्ट लार्वा उस पर डिपेंड है, फिर वाटर फ्लीज इंसेक्ट लार्वा पे डिपेंड है, स्मॉल फिश वाटर फ्लीज पे, स्मॉल फिश वाटर फ्लीज पर डिपेंडेंट है, लार्ज फिश स्मॉल फिश पर डिपेंड है। ठीक है, हो गया। मूविंग अहेड 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 11th कह रहा है विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वाई, और सेकेंड है स्टेट ओम्स लॉ। ये तो आराम से तुम लोग लिख सकते हो, फिर भी मैं आंसर यहाँ बताता हूँ। आर्गॉन और नियॉन गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, दीज गैसेज आर यूज्ड बिकॉज दे आर इनएक्टिव और इनर्ट, दिस प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। इतना लिखो सफिशियंट होगा। और ओम्स लॉ क्या है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ऑलराइट, इतना लिखना तो तुम्हारा 3 नंबर कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है देखें जरा, 12th कह रहा है एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 17 इन द थर्ड पेरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल भी ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो पहला है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, व्हाट इज इट्स वैलेंसी, और प्रिडिक्ट इट्स नेचर वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, और सी गिवन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इट कंबाइंस विद एन एलिमेंट वाई हैविंग ए वैलेंसी 3। चलो ग्रुप 17 में कौन कौन सा आता है ये तुम लोगों को ध्यान रखना होगा, किसी भी ग्रुप का पूछ सकता है, 17 पूछे जोड़ी नहीं है। तो ए में लिखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 2 8 7 इट्स वैलेंसी इज 1। कहते पूछोगे 8 2 10 7 17 हो गया, 17 ग्रुप का वैलेंसी सब में क्या होगा 1, क्योंकि 17 है, 1 लेगा 18 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सेकंड में लिखना नॉन मेटल। थर्ड में लिखना द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड व्हेन एलिमेंट एक्स कंबाइन विद एन एलिमेंट वाई इज YX3। ऑलराइट, चलो अब हम लोग चलते हैं 12 के और वाले में क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
तो 12 का और वाला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग टेबल शो द पोजीशन ऑफ 6 एलिमेंट ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ दिया हुआ है टेबल। ए जो है वो पीरियड 2 में है और 1 ग्रुप में है। फिर डी जो है वो पीरियड 3 है, ग्रुप 2 है। फिर बी जो है ग्रुप 2 है और पीरियड 15। ई जो है ग्रुप 14 है और पीरियड ई 3 है। सी और एफ जो है, सी जो है वो तुम्हारा ग्रुप 18 और पीरियड सेकेंड, और एफ जो है पीरियड 3 है, ग्रुप 18 ही है। अब कह रहा है विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। बी में पूछ रहा है राइट द कॉमन नेम फॉर द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स सी एंड एफ। और सी पूछ रहा है कि विच एलिमेंट इज ए मेटल विथ वैलेंसी 2 एंड नॉन मेटल विथ वैलेंसी 3। चलो इसका आंसर हमने क्या लिखा है देखो, 12 का और वाला आंसर है ये। तो इसका लिखा है एलिमेंट्स ई विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और सेकेंड में लिखना बी में कि नोबल गैसेज है ये। और सी में लिखना एलिमेंट डी इज ए मेटल विथ वैलेंसी 2 एंड एलिमेंट बी इज नॉन मेटल विथ वैलेंसी 3, ठीक है। इतना सफिशिएंट है तुम्हारे 3 नंबर के लिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 13 कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है देख लो। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ए नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स वाई एंड जेड। वाई इज ए गुड कंडक्टर एंड जेड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन यू एंड जेड इन टर्म्स इफ दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, चलो देखें क्या लिखा है मैंने। ए में लिखना ए नॉन मेटल एक्स इज ए कार्बन, द 2 फॉर्म्स वाई एंड जेड ग्रेफाइट एंड डायमंड। फिर बी पॉइंट करके लिखना ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज ए बैड कंडक्टर। ग्रुप सी में लिखना थर्ड करके 8 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट में। पहला डायमंड इज वेरी हार्ड, व्हाइट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। सेकंड पॉइंट लिखना डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सफिशिएंट 3 नंबर मिल जाएंगे तुमको। अब सेक्शन 3 पे चलते हैं। सेक्शन 3 में सी में चलते हैं। सी में तुम्हारा है 2 क्वेश्चन 14 और 15, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। तो पहला है कि होमोगुलस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 group. There are some characteristics of a homologous series such as each member of the series differs from the preceding one by addition of CH2 group and by 14 AMU. All members of homologous series share the general formula. For example, general formula of alkaline is CnH2n plus 2 and alkene is CnH2n. The physical properties of the members shows a gradation in properties as the molecular mass increases. The chemical properties also show a gradient similarity. तो पहला है इसमें गिव होमोग्लोस सीरीज ऑफ अल्केन्स विथ एन एग्जांपल। बी में है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोग्लोस सीरीज। सी में सेलेक्ट द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच बिलोंग्स टू द सेम होमोग्लोस सीरीज। गिव द नेम ऑफ द ईच सीरीज। CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C4H10, C3H4, C3H6, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, पहले नहीं बने तो फिर आंसर हमें बता रहा हूँ। यहाँ 14th नंबर में मैंने आंसर लिखा है। ए में लिखना होमोग्लोस सीरीज ऑफ अल्केन्स मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। बी में लिखना पहला ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोग्लोस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। और सेकंड में लिखना एनी 2 एडजेसेंट होमोग्लोस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। और सी क्वेश्चन में है तो अल्केन्स में आता है CH4, C2H6, C4H10। अल्कीन्स में आता है C2H4, C3H6। अल्काइंस में आता है C2H2, C3H4। चलो अब 14th में और वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लें। तो 14 में और में है व्हाट इज मीन्ड बाय हेटेरो एटम। गिव एग्जांपल। राइट द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग डिफरेंट हेटेरो एटम्स। तो इसका आंसर मैंने लिखा है in an organic compound any atom other than carbon and hydrogen is called heteroatom. एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है। इन क्लोरोमीथीन CH3Cl क्लोरीन इज द हेटेरोएटम और इन मेथानॉल CH3OH ऑक्सीजन इज हेटेरोएटम। समझ में आ गई बात। तो इसमें तुमको 4 नंबर जो है, 4 नंबर का ही है ना, आई थिंक ये 4 नंबर का है, हाँ 4 नंबर का। तो आसानी से तुमको इसमें 4 नंबर जो है मिल जाएंगे।
चलो मूविंग अहेड, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टेस्ट सीरीज का। 15 है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ आई एम फीलिंग्स वेयर placed near the wire carrying current are arranged in a circle due to the magnetic field produced by the current flowing through the wire. However, at the point far away from the wire, the magnetic field due to earth is predominant as compared to the magnetic field due to the current due to which the iron filings are arranged in straight lines. The point where the two fields are equal and opposite is called neutral point. At the neutral point, the net magnetic field is zero and the compass needle at this point rests in any direction. तो ए है हाउ आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एट द पॉइंट नियर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और बी है द टू व्हाट पैरामीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इसने कैसे किया कि एक एक नंबर का इसको दिया है और लास्ट सी में जो दिया है विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको 2 नंबर का दिया है। ठीक है, तो कैसे आंसर लिखेंगे, सो देखो the magnetic field lines around the straight conductor carrying current are the concentric circles whose center lies on the wire. ए में एक नंबर का है, फिर एक नंबर का है बी में, उस पर लिखना the magnitude of magnetic field is directly proportional to the current passing in the wire. सी है वो 2 नंबर का, उसमें लिखना Maxwell's right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field produced by the straight current carrying conductor. ठीक है, उसमें 4 नंबर तुमको आराम से मिल जानी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 15 का और के बाद, What according to the rule will be the direction of the current when lies on the magnetic field are in the anti-clockwise direction? तो इसका आंसर लिखना According to Maxwell's right hand rule, the current will flowing in the upward direction when the direction of the magnetic field is in the anti-clockwise direction. ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा इतना आंसर्स जो है वो काफ़ी है, पहले सेट के लिए 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और खुद से तैयारी करो अभी से, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो 2 महीना सफिशिएंट है। आपको मैं बहुत सारे सैंपल पेपर जो है डेली कराने की कोशिश करूंगा। ये 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था, ठीक है, 2 घंटे के अंदर इसको बनाने की कोशिश करना। उसके बाद फिर आंसर नहीं बने तो मेरे आंसर से मैच करना, चेक करना कि क्या नहीं बना, कहाँ नहीं हुआ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना हमसे, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। थैंक यू।